चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पृष्ठ रसायन लेसन का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने अधिशोषण के बारे में जाना था। अधिशोषण किसे कहते हैं, अधिशोष्य किसे कहते हैं, अधिशोषक किसे कहते हैं, विशोषण किसे कहते हैं, अवशोषण किसे कहते हैं, इन सब बातों के बारे में हम पुराने वीडियो में जान चुके हैं। आज बात करते हैं अधिशोषण से, आगे बात करते हैं अधिशोषण के प्रकारों से बात शुरू करते हैं। अधिशोषण के प्रकार आज का हमारा टॉपिक है अभी का। अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण मुख्यतः दो प्रकार का होता है भाई। एक होता है भौतिक अधिशोषण और दूसरा रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण क्या होता है कि जब किसी ठोस पर जो गैस संचित हो रही है, अधिशोषण की घटना हो रही है, उस गैस के अणुओं और उस ठोस के मध्य दुर्बल वांडर वाल बंद हो, तो इस प्रकार के अधिशोषण को हम कहेंगे भाई भौतिक अधिशोषण। क्या कहेंगे? भौतिक अधिशोषण। दूसरा प्रकार हमने कहा रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण को रसोवशोषण भी कह देते हैं। रासायनिक अधिशोषण में क्या होगा, किसी ठोस के पृष्ठ पर जो गैस के कण अधिशोषित हो रहे हैं, उनके मध्य, दोनों के मध्य, अधिशोषक के पृष्ठ और गैस के अणुओं के मध्य रासायनिक बंध बनता है जो कि प्रबल होता है। ऐसे अधिशोषण क्या कहलाता है? रासायनिक अधिशोषण कहलाता है। जब अधिशोषक के पृष्ठ और ठोस अधिशोषक के पृष्ठ और गैस के अणुओं के मध्य बनने वाला बंध रासायनिक बंध हो, तो ऐसा अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण कहलाता है। भौतिक अधिशोषण में हमने क्या जाना कि जब किसी ठोस के पृष्ठ पर जो अधिशोषित होने वाली गैस है, उन दोनों के मध्य बनने वाला बंध दुर्बल हो। और दुर्बल कौन सा प्रकार का है भाई? वांडर वाल बंध। दुर्बल एक आकर्षण का बल है, वांडर वाल बंध हो, तो ऐसा अधिशोषण की घटना कौन सी होगी भाई? भौतिक अधिशोषण की घटना होगी। रासायनिक अधिशोषण की बात करें, रासायनिक अधिशोषण को रसोवशोषण भी कहा, और इसमें भाई उच्च सक्रियण ऊर्जा होती है। भौतिक अधिशोषण हो या रासायनिक अधिशोषण हो, कई बार ये दोनों साथ साथ चलते हैं और इनको अलग कर पाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। जैसे कि मैं बात कहूं, कम ताप पर, निम्न टेम्परेचर पर यदि भौतिक अधिशोषण हो रहा हो कहीं, तो ताप बढ़ाने पर वह किसमें बदल जाता है? रासायनिक अधिशोषण में बदल जाता है। एक उदाहरण दूं और कि जैसे कि डाइहाइड्रोजन जो गैस है, वो निकिल धातु के पृष्ठ पर कम ताप पर भौतिक अधिशोषित होती है, उसके अणु निकिल धातु के पृष्ठ पर अध्यारोपित हो जाते हैं। परंतु ताप बढ़ाने पर क्या होता है, कुछ समय बाद क्या होता है, कुछ समय पश्चात जो हाइड्रोजन गैस है जो निकिल के पृष्ठ पर अध्यारोपित हुई है, संचित हुई है, वो परमाणुीय रूप में आ जाती है और हाइड्रोजन और निकिल के मध्य रासायनिक बंध का निर्माण हो जाता है। अर्थात कुछ समय पश्चात वो किसमें बदल जाता है भाई? रासायनिक अधिशोषण में बदल जाता है। आज हम भौतिक और रासायनिक अधिशोषण के कुछ मुख्य मुख्य जो अंतर हैं उनके बारे में बात करें। सबसे पहला मैंने यहाँ लिखा, मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं अभी। सबसे पहला अंतर लिखा है भौतिक अधिशोषण में क्या है कि अधिशोष्य एवं अधिशोषक के मध्य दुर्बल वांडर वाल बंध पाया जाता है, और रासायनिक अधिशोषण में अधिशोष्य एवं अधिशोषक के मध्य रासायनिक बंध का निर्माण होता है। दूसरा अंतर क्या है? यह प्रकृति में विशिष्ट नहीं होते हैं। यह प्रकृति में विशिष्ट, ध्यान देने वाली बात है, जो भौतिक अधिशोषण है वो प्रकृति में विशिष्ट नहीं होते हैं। मतलब कोई भी अधिशोष्य जो है वो किसी भी अधिशोषक पर आकर क्या हो जाता है भाई? अधिशोषित हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके मध्य दुर्बल बंध है, आकर्षण का दुर्बल वांडर वाल बंध है। तो ऐसे अधिशोषण जो है वो विशिष्ट नहीं होते हैं। जबकि रासायनिक अधिशोषण जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई? अति विशिष्ट होते हैं। रासायनिक अधिशोषण तभी होगा जब गैस के अणु ठोस के पृष्ठ पर रासायनिक क्रिया करेंगे। यदि वो जो ठोस का पृष्ठ है, सतह है, वो अधिशोषित होने वाली गैस के अणुओं से रासायनिक क्रिया ही नहीं करे, तो वो रासायनिक अधिशोषण नहीं होगा। अगर रासायनिक क्रिया ही नहीं करेगा, रासायनिक बंधों का निर्माण ही नहीं करेगा, तो रासायनिक अधिशोषण नहीं होगा। तभी होगा रासायनिक अधिशोषण जब अधिशोष्य के कण अधिशोषक के पृष्ठ पर रासायनिक बंध का निर्माण करें, अर्थात उनमें विशिष्टता है, स्पेसिफिकनेस है। इसीलिए ऐसे अधिशोषण को हम क्या कहते हैं कि ये अति विशिष्ट होते हैं। तीसरा प्रकार, इसमें अधिशोषण की एंथैल्पी का मान कम होता है। अपेक्षाकृत क्या होता है? कम होता है। अधिशोषण की एंथैल्पी का मान कम होता है, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है भाई? 20 से लेकर 40 किलो जूल प्रति मोल तक होती है। भौतिक अधिशोषण में
अधिशोषण की जो ऊर्जा है, एंथैल्पी है, उसका मान क्या होता है, कम होता है। परंतु रासायनिक अधिशोषण में अधिशोषण की एंथैल्पी का मान उच्च होता है, जिसका मान कितना होता है, 30 से लेकर 240 किलो जूल प्रति मोल तक हो सकता है। चौथा मुख्य अंतर, भौतिक अधिशोषण, इसमें निम्न ताप सहायक होता है। भौतिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा समझिए बात को, कि इसमें निम्न ताप सहायक होता है। यह ताप बढ़ने पर घटता है। कम ताप पर भौतिक अधिशोषण हो रहा है, ताप बढ़ाया तो क्या हुआ, अधिशोषण की वैल्यू घटी। वो जो गैस अध्यारोपित हुई थी, अधिशोषित हुई थी, वो उड़ जाएगी ताप बढ़ाने पर। क्यों? क्योंकि उनके मध्य बंध कैसा है भाई, दुर्बल बंध है। और आपको बता दें, जो अधिशोषण है, भौतिक अधिशोषण की बात करूं या रासायनिक, दोनों ही अधिशोषण ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। ऊष्माक्षेपी में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, कम ताप पर ही यह, भौतिक अधिशोषण की बात करूं तो कम ताप पर यह क्या होगा, ही संपन्न होगा। ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जबकि रासायनिक अधिशोषण में उच्च ताप सहायक होता है। यह प्रक्रम भी ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, परंतु यह ताप बढ़ाने पर बढ़ता क्यों है? क्योंकि रासायनिक अधिशोषण की सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा जो है, उसका मान क्या होता है भाई, अधिक होता है। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में हमने 4 अंतर कर लिए हैं। आगे की बात करते हैं। भौतिक अधिशोषण में आगे मैंने 5, 6, 7, 8 आगे अंक दिए हुए हैं, ध्यान देते हैं। 5वें की बात करें, 5वें अंतर की, 5th अंतर की, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में 5वां लिखा है कि यह प्रकृति में, भौतिक अधिशोषण प्रकृति में उत्क्रमणीय होते हैं। भौतिक अधिशोषण प्रकृति में उत्क्रमणीय होते हैं, परंतु जो रासायनिक अधिशोषण है वो अनुत्क्रमणीय होते हैं। इस बात को समझते हैं, इंपॉर्टेंट है। उत्क्रमणीय प्रक्रम, भौतिक की बात करूं, उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय मतलब जो दोनों ओर चलते हैं, रिवर्सिबल, दोनों ओर चलते हैं। भौतिक अधिशोषण हम जानते हैं दुर्बल वान डेर वाल्स बंध के कारण होता है। और जरा सुने ध्यान से बात को, कि अधिशोषण जो है, अगर मैं दाब और ताप से इससे समझाना चाहूं, दाब बढ़ाएंगे तो वो जो गैसें हैं जो ठोस के पृष्ठ पर अधिशोषित हो रही हैं, तो उन पर दाब, उन गैसों को दाब बढ़ा दें तो अधिशोषण ज्यादा होता है। दाब बढ़ाएं तो अधिशोषण ज्यादा होता है। अतः उत्क्रमणीय है तो आप अनुमान लगाएं कि यदि भौतिक अधिशोषण में जो गैसें हैं, दाब बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ता है। क्यों? क्योंकि गैसों का जो आयतन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, अधिशोषण बढ़ता है। और यदि दाब को कम कर दिया जाए, उल्टा इसका, दाब बढ़ाया, भौतिक अधिशोषण बढ़ा, दाब को कम कर दिया, दाब को कम कर दिया तो अधिशोषण क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। दाब कम किया तो अधिशोषण कम हो जाएगा, वो जो गैसें हैं वापिस पृष्ठ से मुक्त हो जाएंगी। तभी तो ये प्रक्रम को क्या कहा है भाई, उत्क्रमणीय कहा है। आकर ठोस के पृष्ठ पर गैस के अणु आकर संचित हो गए हैं, अधिशोषण हो गया है। और दाब बढ़ाया तो अधिशोषण बढ़ गया, और ज्यादा गैसों के अणु आकर संचित हो गए हैं। और अब मैं दाब को अगर कम कर दूं तो वो जो संचित हुए थे ज्यादा अणु, वो वापिस उसमें से हट जाते हैं। तो इसीलिए भौतिक अधिशोषण को क्या कहा है, उत्क्रमणीय प्रक्रम कहा है। परंतु रासायनिक अधिशोषण को क्या कहा है, अनुत्क्रमणीय। एक बात और, भौतिक अधिशोषण को हमने दाब से समझ लिया, ताप से भी समझ लेते हैं। ताप, कम ताप पर होते हैं भौतिक अधिशोषण, क्या होते हैं भाई, कम ताप पर होते हैं। कम ताप किया, अधिशोषण हो गया। ताप बढ़ाया, वो गैस के अणु उड़ गए, उत्क्रमणीय हो गया। दाब से क्या कहा, दाब घटाने पर अधिशोषण कम हो जाएगा, दाब बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ जाएगा, दाब घटाने पर अधिशोषण कम हो जाएगा। ताप कम होने पर अधिशोषण बढ़ता है, ताप बढ़ाने पर अधिशोषण घट जाता है। घट जाता है मतलब वापस हट जाएगा, अधिशोषित गैस अधिशोषक के पृष्ठ से हट जाएगी, इसीलिए इसे कहा है उत्क्रमणीय। अब बात करें रासायनिक अधिशोषण की, कि यह हमने कहा कि अनुत्क्रमणीय होता है। क्यों? क्योंकि इसमें अधिशोषण हो रहा है तो उसके बाद यौगिक का निर्माण होता है। आप समझे बात को, यौगिक हो गया, यौगिक बन गया तो वो हटेगा थोड़ा ना। जब यौगिक ही बन गया, रासायनिक बंध बन गए, यौगिक का निर्माण हो गया, तो इस प्रकार का अधिशोषण क्या हुआ, अनुत्क्रमणीय हो गया। ऐसे अधिशोषण जो है वो रासायनिक अधिशोषण कहलाते हैं और इनकी सक्रियण ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, यौगिक बन गया है, इनकी सक्रियण ऊर्जा का मान क्या होता है, उच्च होता है। दूसरा, छठा अंतर जो है, इसमें सुप्रेक्षीय सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, मतलब मापी जाने योग्य सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, यहाँ उच्च सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तीसरा है, उच्च दाब पर अधिशोषक के पृष्ठ पर यह बहुअणुक परतों में फलित होता है, बहुअणुक परतों के रूप में बनता है अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण जब दाब उच्च हो, समझिए जरा बात को, इंपॉर्टेंट है,
सेवंथ जो डिफरेंस है वो इंपॉर्टेंट है कि उच्च दाब पर अधिशोषक के पृष्ठ पर ठोस की सतह पर जो गैस के अणु हैं वो बहुत सारी परतों के रूप में व्यवस्थित होते हैं, बहुत सारी परतें बना लेते हैं भाई। इसको आप एक उदाहरण से समझें। कार खड़ी है बाहर, कुछ समय बाद उस पर धूल के कण आकर क्या हो जाते हैं, अध्यारोपित हो जाते हैं। तो धूल के कण जो है वो क्या एक ही परत बनाते हैं क्या, वो ज्यादा परतें भी बना लेते हैं। धूल की परतों के ऊपर और धूल की परतें आ जाएंगी और धूल की परतें आ जाएंगी, और इन्हें हम जब हटाते हैं, हाथ से साफ करेंगे, कपड़े साफ करेंगे तो आसानी से हट भी जाता है। तो यह भी एक प्रकार का क्या है भाई, भौतिक अधिशोषण। कार पर धूल के कण आकर रुक गए, आकर्षण का बल, दुर्बल वंडरवाल बल, तभी तो हाथ से हटाया, आसानी से हट गया, और एक से ज्यादा परतें धूल की उस पर आकर व्यवस्थित हो जाती हैं, क्योंकि यह बहु परतीय होता है, बहु अणु परतीय होता है। कौन सा, भौतिक अधिशोषण। परंतु रासायनिक अधिशोषण कैसा है भाई, एकल अणु परत वाला, एकल परत वाला होता है। ठोस के पृष्ठ पर गैस के अणु आकर अध्यारोपित हो गए, अधिशोषित हो गए, एक ही परत अधिशोषित होगी। इसको आप समझें कि जैसे ऑक्साइड, ऑक्सीजन जो है किसी धातु की सतह पर जुड़कर ऑक्साइड बना लेती है उसका, अब उसने ऑक्साइड की परत बना ली, तो और जो वायुमंडल में ऑक्सीजन के गैस के कणु जो उस पर अध्यारोपित होने थे, वो ऑक्साइड परत बनने के कारण उस ठोस, उस धातु की सतह पर तो अध्यारोपित हो ही नहीं पाए, कांटेक्ट में आ ही नहीं पाए। इसीलिए मैं क्या कह रहा हूं कि जो रासायनिक अधिशोषण है वो कैसा है भाई, एकल परतीय होता है। समझ गए होंगे आप इस बात को अच्छी तरह से। आगे बात करें, समानता भी है इनमें क्या, कि यह पृष्ठीय क्षेत्रफल के बढ़ने पर, पृष्ठीय गुण है दोनों, भौतिक और रासायनिक गुण दोनों के अधिशोषण पृष्ठीय हैं, और जैसे जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता जाता है तो भौतिक और रासायनिक अधिशोषण दोनों का मान क्या होता है भाई, दोनों ही बढ़ते जाते हैं। इसके लिए कहा जाता है, कि क्वेश्चन है कि कोई भी ठोस जो है वो क्रिस्टल रूप में हो या फिर उसका चूर्णित रूप हो, तो दोनों में से अधिशोषक, अच्छा अधिशोषक कौन सा होगा, चूर्णित रूप। क्यों, चूर्ण बनने पर जितने ज्यादा अधिक संख्या में उसको हम तोड़ते जाएंगे, चूर्णित मतलब उसकी संख्या बहुत होगी, जितने छोटे अणु बनते जाएंगे तो उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल उन सबको जोड़ने पर उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत ही बढ़ जाएगा। चूर्णित होने पर, क्रिस्टल की तुलना में चूर्णित होने पर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो मैं कह सकता हूं कि उसमें अधिशोषण का गुण भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वो एक अच्छा अधिशोषक हो जाएगा।